श्योर सर। तो कनक जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, एंड आई ऑल्सो वांट टू कांग्रेचुलेट द एंटायर फाइनेंशियल फ्रीडम fraternity for conducting this session on a regular basis. In fact, I attended the last session. विकास अग्रवाल जी ने लास्ट सेशन लिया था लास्ट वीक पे about AIF PMS investment, and the entire industry. He has given the background about the entire industry, and I think वो सेशन अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि बियॉन्ड ए पॉइंट मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करने को है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें विकास जी ने बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल शब्दों में कवर करी। लेकिन फिर भी जो मुझको टॉपिक दिया गया है वो है पोजिशनिंग ऑफ सम ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, बी इट PMS, AIF, एंड ऑब्वियसली हम बहुत फेमिलियर है म्यूचुअल फंड से। तो जब म्यूचुअल फंड है अपने पास, और म्यूचुअल फंड में हम हर तरह के प्रोडक्ट, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड एक्सेट्रा, जब हमारे पास तो फिर क्या जगह रह जाती है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की, जैसे PMS हो गया, AIF हो गया। तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये भी आता है कि फिर PMS, AIF इस तरह के स्ट्रक्चर्स की जरूरत भी है, क्योंकि जितने भी ऐसे क्लासेस भी हम बात करते हैं, जो ज्यादातर हमारे निवेशक जिसमें निवेश करते हैं, इक्विटी, डेट, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, डेट एंड नाउ गोल्ड ऑल्सो, वो सब म्यूचुअल फंड पे अवेलेबल है। तो फिर क्या स्कोप रह जाता है म्यूचुअल फंड का? तो मैंने क्या सोचा है कि इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऑल दोस पॉइंट्स अगेन जो कल विकास जी ने कवर किया, और इससे पहले आई जस्ट सीइंग द एंटायर शेड्यूल, आपके बहुत सारे सेशन इस टॉपिक के ऊपर हो चुके हैं। तो व्हाट आई डू, आई ओनली हाईलाइट दोस पॉइंट्स विच आर मोर रिलेवेंट, एंड जो मुझको लगता है कि रीइटरेट करते रहना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आएगा कि ये जो सेगमेंट है ऑल्टरनेटिव का, ये भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हम कहाँ पे इसको अपने इन्वेस्टर्स को फिट कर सकते हैं, और क्या देना भी चाहिए कि नहीं। अब ऑल्दो आज के टॉपिक का नाम तो ऑल्टरनेटिव्स है, लेकिन क्या हमें अपने निवेशकों को ऑल्टरनेटिव्स देने भी चाहिए? तो देने चाहिए तो किसको देने चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो आई विल हाईलाइट की पॉइंट्स जो मुझको लगता है आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, मे बी 15 मिनट्स to 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा मेरे को लगता है यही काफ़ी है हमें जो चीज़ें जानने के लिए। बट अगर आपके कोई सवाल होंगे तो जब तक आप पूछोगे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस, बट आई थिंक इन 15-20 मिनट्स आई विल कवर बल्क ऑफ माई डिस्कशन। तो एक जो चीज़ समझने की है, ये जो तीनों प्रोडक्ट के हमने नाम लिए, म्यूचुअल फंड, PMS और AIF, आई थिंक एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए हमको, पर्सपेक्टिव नंबर वन, कि इट इज़ नॉट एन और, इट इज़ एन एंड, कि मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड ही करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, या अगर मैं PMS ऐप कर रहा हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड नहीं करूंगा, वाइस वर्सा। आई थिंक these all these three products has some role to play in investors portfolio in certain cases. I mean, it is not important for all the investors, but for some investors उनके पोर्टफोलियो में इन प्रोडक्ट्स की जगह है। वी विल डिस्कस कि वो पोजिशनिंग क्या है। सेकंड, आई ऑलवेज अर्ज माय फेलो MFDs दैट जब भी आपको मौका मिले PMS AIF का कोई सेशन अटेंड करने का, चाहे वो मेरी कंपनी कराए या कोई भी कंपनी कराए, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कराए, कोई भी PMS हाउस कराए, तो वो जरूर अटेंड करें। एक बार को म्यूचुअल फंड का आप सेशन अटेंड करना छोड़ भी सकते हो, हाँ, एक बार को तो आप, तो मनोज जैन के 2 सेशन हो रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड का और अगले हफ्ते हो रहा है PMS AIF का, तो एक बार मैं बोलूंगा एक बार तो मेरा म्यूचुअल फंड का सेशन ना भी अटेंड करो, बिकॉज आप सब लोग 2 डेकेड 3 डेकेड से ज्यादातर लोग काम करते हैं म्यूचुअल फंड में, और इज मतलब बहुत कुछ ज्यादा कुछ है नहीं आपको बताने के लिए, हम इनफैक्ट आप हम जो हम लोगों को ज्यादा बता सकते हैं। तो एक बार को म्यूचुअल फंड का सेशन आप छोड़ दो, बट PMS AIF के सेशन अटेंड करने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कह सकते हो कि मैंने डिसाइड किया है मैं PMS AIF मैं प्रमोट नहीं करता, मेरे पास उस तरह के क्लाइंटेज भी नहीं है जिनको मैं PMS AIF प्रमोट करना चाहता हूँ। So I have HNI clients, but I don't want to promote AIF PMS. I'm happy, my clients are happy doing mutual fund. तो फिर मुझको क्या जरूरत है इस तरह के सेशन अटेंड करने की, मुझको क्या जरूरत है समझने के लिए कि क्या करता है PMS, क्या करता है AIF, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कल भी लास्ट वीक भी जो सेशन हुआ था उसमें विकास जी ने हाईलाइट किया कि टिपिकली जो एक PMS स्ट्रेटेजी होती है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी, वहां पे फंड मैनेजर को काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जैसे म्यूचुअल फंड में काफी सारी चीजें स्ट्रेट जैकेटेड है कि भाई इतना परसेंट, अगर स्मॉल कैप फंड रन कर रहे हैं तो मिनिमम 65% हैज टू बी स्मॉल कैप, मिड कैप रन कर रहे हैं तो मिनिमम 65% हैज टू बी मिड कैप, मिड कैप की डेफिनेशन डिसाइडेड है। सेकंड, अगर आप कोई थीमेटिक फंड रन कर रहे हो तो दिस मच परसेंटेज हैज टू बी इन दिस पर्टिकुलर थीम, वो भी डिफाइंड होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफी सारी चीजें
बाउंड्रीज हम वहाँ पे बनाई हुई है। म्यूचुअल पीएमएस में या एआईएफ में एक अच्छी बात क्या है, फ्रॉम दी फंड मैनेजमेंट परस्पेक्टिव ये सब बाउंड्रीज थोड़ी फ्लेक्सिबल है। तो एज अ फंड मैनेजर अपने को काफी मौका मिलता है, काफी वो चीजें करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि कुछ मैनेजर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इस फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा आगे ले जाए और कुछ ज्यादा ही रिस्क लेने लग जाए। उससे क्या होता है, कंपेयर करना दो पीएमएस इसको बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपने दो स्मॉल कैप फंड्स को कंपेयर किया तो मोटा मोटा आपको पता है उन दोनों का जो अंडरलाइंग थीसिस है, जो स्ट्रक्चर है, मोटा मोटा सेम है। या दो मिड कैप फंड को आप कंपेयर किया, यहाँ पे क्या चैलेंज जो मैंने नोटिस किया कि सब लोग अपनी डेफिनेशन से काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क पे प्ले करते हैं पीएमएस में। ऐसे में दो पीएमएस को कंपेयर कर पाना एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जहाँ पे कि जैसे कल विकास जी ने भी बताया कि 250 से ज्यादा पीएमएस चलते हैं इंडिया में और 1000 से ज्यादा एआईएफ चलते हैं। तो जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और सब अलग अलग, सबके लिए सब अपना अपना रूल बना के गेम खेल रहे हैं कि मेरा मिड कैप की डेफिनेशन अलग है। मैं तो 10% के 10 स्टॉक भी ले लूंगा अपने पोर्टफोलियो में, मैं तो 10 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो चलाऊंगा, somebody is saying मैं 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो चलाऊंगा, and somebody is managing very small AUM and buying let's say a lot of micro cap and investing let's say 8-10% in one or two specific companies, and those companies doing very well end up delivering very good return। चढ़ती मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया जा सकता है। ऐसे में हम सब जानते हैं, हम निवेशकों से काफी इंटरेक्ट किया कि काफी सारे निवेशक, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकते बट काफी सारे निवेशक वो इतनी डिटेल में नहीं जा पाते कि ये देखे कि ये जो परफॉर्मेंस आई है, और वो देखते हैं कि चलो दोनों का तो लिखा हुआ है वेबसाइट पे, दोनों ही मल्टी कैप फंड है मोटा मोटा, या दोनों ही मिड कैप फंड है, बट एक का रिटर्न 40% है, दूसरे का 20% है। वो उस प्रोसेस को कि ये रिटर्न जनरेट कैसे हुआ है और क्यों इंपॉर्टेंट है जानना कि रिटर्न जनरेट कैसे हुआ है, एक आम निवेशक ये सब चीजें नहीं पता लगा सकता। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप है तो म्यूचुअल फंड से ही सब कुछ संतुष्ट हो, तो आपका निवेशक, अगर आपको भी ये सब नॉलेज नहीं है क्योंकि यू आर नॉट पुटिंग इनफ emphasis and not attending enough seminars, not trying to understand lot of these products, तो आपका निवेशक ऐसे में हो सकता है किसी ऐसे पीएमएस एआईएफ में पैसा निवेश कर दे जहाँ के पास रिटर्न बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट अंदर का प्रोसेस बहुत वीक है, और जो जिस प्रोसेस से वो रिटर्न जनरेट किए गए हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, और वो बहुत हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है विच कैन बी ऑफ डिसएडवांटेज इन बियर मार्केट, और बहुत उनका कैपिटल का लॉस हो जाए। तो इसलिए भी एज एन एडवाइजर मैं सभी अपने मित्रों को बोलता हूँ, पार्टनर्स को बोलता हूँ कि अपनी ड्यूटी बनती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए जिनसे हम डील करते हैं कि हम उनके बिहाफ पे ये बोरिंग काम करें, ये सब सीखे समझे और उनको सारी पिक्चर क्लियर करके बताएं और देखें कि क्या उनके लिए सूटेबल है भी कि नहीं। अगर सूटेबल है तो उनको पिच करें, अगर सूटेबल नहीं है तब भी उनको हाईलाइट करें अगर उन्होंने कहीं और से पढ़ के किसी ऐसी स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। आई वाज रिसेंटली आई वाज इन अमृतसर, एंड वहाँ पे मुझे एक निवेशक मिले, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने XYZ पीएमएस स्ट्रेटजी में, आई डोंट नो पीएमएस या एएफ स्ट्रेटजी में पैसा डाला है, एंड ही वाज शोइंग कि भाई देखो निफ्टी 50 ने, अब आप ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 ने लेट्स से उस पीरियड में 12-15% का रिटर्न बनाया है, जबकि उस स्ट्रेटजी ने लेट्स से 30% का रिटर्न बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और इसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा पैसा निवेश किया, अपने टोटल कैपिटल का बहुत बड़ा पैसा निवेश किया। और जब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो एक्चुअली इट वाज ए प्योर स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रेटजी। Bulk of the investment in that particular portfolio was made in small cap fund or small cap stocks, and in fact in micro cap stocks, which are very very illiquid also. So you see, while that guy was comparing performance with Nifty 50, but actually it should be compared with maybe Nifty 250 small cap index. अब ये सब जानकारी हम ही लोगों के पास हो सकती है। एक आम निवेशक इस चीज की इंपॉर्टेंस समझता नहीं है कि भाई स्मॉल कैप में कोई भी फंड उस समय उठाओगे आप तो वो अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि पिछले एक साल में आप जानते ही मतलब स्मॉल कैप ने कोई 40% रिटर्न दिया है और लेट्स से लार्ज कैप ने कोई 10-12% का रिटर्न दिया है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं अगर आपके उस स्कीम का 30% रिटर्न है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप बहुत वोलेटाइल होता है। बट आई थिंक जो चीज समझने की है
जो आज का ये पूरी क्लासरूम चलाई है कनक जी ने, कि फिर क्या पीएमएस का कोई रोल भी है तो किसको दे सकते हैं और क्या फायदे भी कुछ होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे फायदे हैं। उनके अलावा ऐसी वो क्या चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करें कि इन्वेस्टर को इस तरह के किसी स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं। जैसे मैं कुछ चीजें बताता हूँ विच आर यूनिक विद पीएमएस एंड मे नॉट बी ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड। तो देखो होता क्या है, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर, एक ऐसा निवेशक जिस पर 1000 रुपए की एसआईपी करने की कैपेबिलिटीज है, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। बट द चैलेंज इज because so many investors, lakhs of lakhs investors are investing in mutual fund. So if you are the fund manager of a mutual fund company and there are more than 10 lakh investors invested in your scheme, every day NAVs are getting published. Every day people are scrutinizing you that आपकी आज की performance क्या है vis-a-vis benchmark and vis-a-vis your peer group. And the peer groups are also, available very readily, very easily, various platforms on everyday basis. So every day investors investing small amount, big amount, lakhs of investors and media, they have very easily the comparison is available on a day-to-day basis, and these investors expect you that you should be doing better on a day-to-day basis against the benchmark, against the peers. तो ऐसे में क्या होता है, इफ यू आर दी फंड मैनेजर तो आपके ऊपर कॉन्शियसली बेंचमार्क अवेयर होने का प्रेशर रहता है, बिकॉज यू आर जज्ड अगेंस्ट बेंचमार्क ऑन डेली बेसिस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत समझने की बात है कि अगर आप एक फंड मैनेजर हो, म्यूचुअल फंड की स्कीम मैनेज करते हो जिसमें लैक्स ऑफ लैक्स इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो डेली बेसिस पे आपको बेंचमार्क के अगेंस्ट एंड पीयर्स के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर है दैट यू नीड टू बी एटलीस्ट बेंचमार्क अवेयर कि बेंचमार्क में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी क्या क्या वेटेजेस हैं, उन सेक्टर्स की क्या क्या वेटेजेस है। एंड यू डोंट वांट ए सिचुएशन कि 2-3 दिन तक मार्केट बढ़ रही है या एक दिन आज मार्केट बहुत बड़ी बट आपका पोर्टफोलियो उस दिन नहीं बढ़ा। क्यों? मे बी मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर illustration purpose. Let's say रिलायंस इंडस्ट्री है, लेट्स हाइपोथेटिकली बिलीव कि उसका 10% का वेटेज इंडेक्स में, ओके, या एनी अदर स्टॉक, इट कैन बी एचडीएफसी, एनी अदर स्टॉक विच हैज लेट्स से 8-10% का विच इज हैवी वेट इन द इंडेक्स। नाउ यू डिसाइडेड टू बी अंडर वेट, ओके, और आपने डिसाइड किया कि मैं इसको स्टॉक को रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में क्योंकि ये इससे बेटर स्टॉक है जो अगले 3 साल में बेटर अल्फा जनरेट कर सकते हैं, बेंचमार्क को उससे बेटर कर सकते हैं, इन सब स्टॉक से भी बेटर कर सकते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि मैं जीरो कर रखता हूँ, ऑल दो इन 2-3 स्टॉक की वेटेज 8% या 10% है इंडेक्स के अंदर। बट आज जो मार्केट चढ़ी उसमें ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं 2 स्टॉक का था कि ये दोनों स्टॉक 5-5% या 2-2, 3-3% अब थे, एंड बिकॉज ये हैवी वेट थे तो पूरा जो इंडेक्स पॉजिटिव है लार्जली इन्हीं 2 स्टॉक की वजह से था, बट आपके पास तो है नहीं। तो नेक्स्ट डे मार्केट पॉजिटिव दिखेगी, मोस्ट ऑफ दी पीयर पॉजिटिव दिखेंगे बट आपका एनीवे शायद नेगेटिव दिख रही होगी। सो दैट क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए चाह के भी कि बहुत डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो बनाए, बिल्कुल बेंचमार्क से हट के भी पोर्टफोलियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये चैलेंज कुछ हद तक पीएमएस एआईएफ के फंड मैनेजर के लिए कुछ हद तक कम होता है, क्योंकि जिन निवेशकों की हम बात कर रहे हैं, जैसे एआईएफ में तो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, पीएमएस में भी क्या होता है, वी ओनली डीलिंग विद हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट डीलिंग विद लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। हम उन लोगों से डील कर रहे हैं जो 50 लाख रुपए एक सिंगल प्रोडक्ट में देने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कि लिमिटेड होते हैं। उनको हमने हैंड होल्डिंग भी की होती है बिकॉज उनको सेलेक्ट करके ही उन्हीं लोगों को हमने पीएमएस दिया होता है जिनकी कैपेबिलिटी होती है और जो समझते हैं थोड़ा बेटर मार्केट को, प्रोडक्ट को थोड़ा बेटर समझते हैं। उनको एक्सप्लेन करना ये सब चीजें रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो जैसे हम भी एक पीएमएस स्ट्रेटेजी रन करते हैं, उसमें देयर आर कपल ऑफ थिंग्स वी डोंट बाय। एंड कनक जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जब मैं अपनी 10-12 मिनट की टॉक फिर खत्म कर लूंगा तो आई विल ऑल्सो जो भी हमने डिस्कशन किया होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अपना पीएमएस रन करते हैं। और एज एडवाइजर, अगर मैं एडवाइजर होता तो वो क्या चीजें हैं जो मुझे पीएमएस में या एएफ के फंड मैनेजर के अंदर देखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अंदर देखनी चाहिए बिफोर इवन सजेस्टिंग दोस स्ट्रेटजीज टू माय इन्वेस्टर्स। तो एक चीज ये हो गई कि जो पीएमएस स्ट्रेटजीज होती हैं टिपिकली दे हैव द एबिलिटी टू टेक लार्ज डेविएशन फ्रॉम द बेंचमार्क इफ द फंड मैनेजर बिलीव कि ये डेविएशन लेके बेटर अल्फा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है, जो कि थोड़ी चैलेंजिंग होती है म्यूचुअल फंड में। दूसरा, अब आप सोचिए, अब जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ आपको थोड़ा
इमेजिन करना पड़ेगा, अ, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस पीएमएस में। तो लेट्स से आप एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हो और मैं एक पीएमएस का फंड मैनेजर हूँ। अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज ए पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मतलब क्या होता है इसका, कि जितने भी निवेशक है, लेट्स से 10 लाख निवेशक हैं, जिन्होंने, किसी ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया होगा, ये सभी को हम पूल कर देते हैं म्यूचुअल फंड में और यूनिट अलोकेट कर देते हैं। पीएमएस में क्या होता है, हर एक निवेशक का डीमेट अकाउंट अलग होता है और उसका पोर्टफोलियो सेपरेट होता है। हमने अक्सर देखा है और आप सब तो एडवाइजर लोग हैं, एमएफडीज हैं, आपने तो बहुत ज्यादा डील किया होगा ये सब कुछ। जब भी मार्केट में करेक्शन आती है, क्राइसिस आता है, और हर, आपको पता है, हर 2-3 साल में ऐसी सिचुएशन बनी जाती है जब मार्केट 15-20% गिर जाती है। हर 10 साल में एक बार ऐसा आता ही है जब मार्केट 30-40% गिरती है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ कोविड, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ टेक बबल, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता स्कैम, एनीथिंग एल्स। रीजन बाद में हमें पता चलते हैं, बट कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से मार्केट 30-40% गिरती है। और हमने हमेशा देखा है, हम कितना भी बोले, बट ज्यादातर निवेशक एंड अप बिकमिंग नेट सेलर इन दो सिचुएशंस। सो लेट्स से आप एक 1,000 करोड़ रुपए का एयूएम मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड में, और मैं भी 1,000 करोड़ रुपए मैनेज करता हूँ पीएमएस में, और हमारी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट पीएमएस में, एज वी सेड, के सभी निवेशकों का पीएमएस अकाउंट अलग अलग होता है। तो अभी अगर क्राइसिस आता है एंड देर आर फ्यू पीपल, फ्यू इन्वेस्टर्स जो पैनिक में आके बेचना शुरू करते हैं, एंड लेट्स से आउट ऑफ 1,000 करोड़ रुपीज यू गेट ए रिडेम्पशन ऑफ 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम दोज इन्वेस्टर्स हु आर इन पैनिक। सो टू प्रोवाइड liquidity to these investors who are panicking in crisis situation, you have to sell securities, and the collective behavior of these investors are impacting the portfolio of remaining investors in mutual fund. Let me repeat it once again, कि अगर 1,000 रुपीज आप मैनेज कर रहे हो रफली, और आपके पास 200-300 रुपए की रिडम्शन आती है, बिकॉज दीज पीपल हैव redeemed money, you have the obligation to pay in T+2. So you have to sell some securities, and you have to sell securities which are liquid at that point of time, जो जल्दी से बिक जाती है. Typically you end up selling those securities. So because of the collective behavior of certain investors, the portfolio composition of remaining investors are also get suffered. Whereas in PMS, let's say same set of people end up redeeming 200 crore rupees, तो क्या होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों का पीएमएस का डीमेट में वो सारी सिक्योरिटी में बेच के उनको पैसा वापस कर दूंगा जिन्होंने रिडम्शन की होगी। और जो लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन किया, जिन्होंने पैनिक नहीं दिखाया क्राइसिस में, जिन्होंने पैनिक नहीं दिखाया, उनके पीएमएस के डीमेट अकाउंट में जो सिक्योरिटीज हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब ये बहुत छोटी चीज है, बट देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, आपका पोर्टफोलियो जियोपराइज नहीं हुआ। आपके पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन वही रहा जो एक फंड मैनेजर रखना चाहता था, ना कि कंपल्शन की वजह से उसको चेंज करना पड़ गया, बिकॉज he or she has to sell some of the securities to pay back redemption amount and end up selling some of the liquid asset, and हो सकता है वही वो सिक्योरिटी जो उसको बहुत ज्यादा पसंद हो, बट जब क्राइसिस आता है तो सभी सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी एक जैसी नहीं होती। कई सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी एकदम ड्राई हो जाती है, खासतौर पर स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में। तो ऐसे में यू एंड अप सेलिंग सिक्योरिटी जो इजीली सेलेबल होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो हमने 2 बार डिस्कस करी कि पीएमएस में एक चीज हमने समझी कि थोड़ा डेविएशन हम ज्यादा ले पाते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी, सिमिलर म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तीसरा, हमने डिस्कस किया कि कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ मासेज डजंट इम्पैक्ट योर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तीसरा ये चीज जो समझने की है कि म्यूचुअल फंड पीएमएस गिव्स यू वन मोर फ्लेक्सिबिलिटी, दैट certain investors, certain HNI investors, they want performing sharing structure, fee structure. Now currently that is available in the PMS space and not available in the mutual fund space. तो कुछ ऐसे निवेशक जो चाहते हैं कि भाई ठीक है, XYZ परसेंटेज से आओ, बेंचमार्क को बीट करो, तब जाके ही मुझसे चार्ज करो। इफ यू आर जनरेटिंग अल्फा देन ओनली यू शुड चार्ज मी एक्सपेंसेस। और देयर आर सर्टेन इन्वेस्टर्स कहते भाई मिनिमम हर्डल रेट इतना तो आप जनरेट करके दो, उसके बाद ही मुझसे चार्ज करो, अदरवाइज तो वाई एम पेइंग फीस। तो ऑल दिस कस्टमाइजेशन is possible only in PMS structure and currently not possible in the mutual fund structure.
तो ये एक और जो चीज है। लास्टली पीपल हैव दिस मिथ, आई वुड कॉल इट मिथ, के पीएमएस ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऑन द कंट्री, देखो म्यूचुअल फंड बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीएमएस इनफैक्ट ओवर ट्रांसपेरेंट है इफ यू आस्क मी, क्योंकि लेट्स से म्यूचुअल फंड में एक टिपिकल इन्वेस्टर को क्या मिलता है, हर महीने हम लोग का पोर्टफोलियो क्या है, आप इजीली आप एकदम 100 रुपीज आपके कहाँ इन्वेस्टेड है, सारी पोर्टफोलियो की होल्डिंग आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो। इनफैक्ट पीएमएस में क्या होता है, विद इन द मंथ ऑल्सो वट एवर ट्रेड वी मेक, तो अपनी ऑब्लिगेशन होती है पीएमएस में फंड मैनेजर की, एएमसी की, कि हम वो सारी डिटेल अपने निवेशकों के साथ, रिस्पेक्टिव निवेशकों के साथ शेयर करें कि वट एवर ट्रेड्स वी आर मेकिंग, वट एवर फीस वी आर चार्जिंग, एवरीथिंग टू द लास्ट डेसिमल पॉइंट, वो सब हमको अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करनी होती है। रेगुलेटर ने ऐसा हमको बोला है। तो इनफैक्ट जो प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार कि ओवर शेयरिंग हो जाती है। तो एक्चुअली ये जो मिसकंसेप्शन है कि भाई म्यूचुअल फंड बहुत ट्रांसपेरेंट है, ये तो सही है, बट पीएमएस ट्रांसपेरेंट नहीं, ये गलत है। इनफैक्ट पीएमएस मैंने आपको बताया एक लेवल ज्यादा है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखने। एक और जो यूज केस है, तो वो काफी सारे निवेशक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड मैंने बहुत से निवेशकों का स्टॉक का पोर्टफोलियो देखा है। एंड एक जो ट्रेंड है मैं आपको बताता हूँ, 2-3 ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रिलेट कर पाओ तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर मेरी बात सुन के आपके भी दिमाग में ऐसा कोई निवेशक आता है जिस जो आप रिलेट कर पाओ जो मैं आप बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक निवेशक मिला, वो बोला जी मेरा पोर्टफोलियो देखो और उसको सजेस्ट करो। मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो 80% ऑफ हिज स्टॉक पोर्टफोलियो वाज इन्वेस्टेड इन कपल ऑफ स्टॉक्स ओनली। दो स्टॉक के अंदर 80%, मतलब अगर 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, लेट्स से 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, तो 80 लाख रुपए तो दो स्टॉक में डला हुआ था। इन सम केसेस 3 स्टॉक, इन सम केसेस 5 स्टॉक। तो क्या होता है, बल्क ऑफ देयर स्टॉक पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन ओनली 1 और 2 और 3 स्टॉक। समटाइम्स क्या होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहा होता है इन्वेस्टर हमारा, तो उसको थोड़ा लगता है कि मेरे को बेटर नॉलेज है इस कंपनी की, या अंडरस्टैंड दिस सेक्टर बेटर, दे एंड अप, और समटाइम्स दे गेट ESOPs also, so they end up investing a lot of money in that particular stock or in that particular industry in which they are working in. तो एक होता है ये चीज चैलेंज काफी सारे इन्वेस्टर्स के साथ जो खुद स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं डीमेट खुलवा के। दूसरा चैलेंज क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा, आपको निवेशक बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसा स्टॉक खरीदा जिसमें बहुत सारा रिटर्न बना और बेंचमार्क को भी उन्होंने बीट कर दिया, काफी सारे फंड मैनेजर्स को भी बीट कर दिया। ऐसे होते हैं सभी के पोर्टफोलियो में स्टॉक। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन ज्यादातर केसेस में जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पूरे पोर्टफोलियो की IRR क्या है, ठीक है, 1-2 स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट पूरे पोर्टफोलियो में आपके पास अगर 20 स्टॉक हैं या 30 स्टॉक है, उनकी पूरे पोर्टफोलियो की लास्ट 2 साल, 3 साल, 5 साल की IRR CAGR क्या है। तो इन मोस्ट केसेस, now this is not true in every cases, in most cases investors stock portfolio are not even beating Nifty 50 returns, are not even beating FD return। मतलब they are better off investing in bank FD, safer avenues, देन मैनेजिंग देयर स्टॉक पोर्टफोलियो बाय देमसेल्फ। बट उनके पास हमेशा किस कहानी होता है कि कैसे उन्होंने एक स्टॉक खरीदा जिसमें 40% CAGR बन गया है, 30% CAGR बन गया, बट दे फेल टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि अल्टीमेटली उनके कलेक्टिव पोर्टफोलियो के ऊपर रिटर्न उतना नहीं बना है जितना पोटेंशियली वो किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डालते तो बनता है। तो पीएमएस आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है हमारे पार्टनर्स को, कि ऐसे निवेशक जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, एंड बट जेनुअनली उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखा, पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छी IRR नहीं है बिकॉज उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, इतना टाइम दे नहीं पा रहे, वो कैपेबल हैं बट टाइम नहीं दे पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको स्टॉक ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप उनको बोल सकते हो कि आपका पैसा विल बी मैनेज बाय सम गुड फंड मैनेजर हु आर एक्सपर्ट, हु हैव लार्ज टीम रिसोर्सेज, रिसर्च करते हैं, सुबह से शाम यही काम करते हैं। तो दैट विल हेल्प योर इन्वेस्टर्स to get better performance from their portfolio. So these are some of the use case scenarios from PMS investing। और मैंने 1-2 पॉइंट और लिखे थे आपके लिए कि जैसे अब आता है AIF में भी क्या होता है, तो कई लोग बोलते हैं पीएमएस में यार डीमेट खुलवाना इज अ हसल, एंड ट्रांजेक्शन होती है तो साल के एंड में, ऑल्दो हम सारी स्टेटमेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल सम पीपल बिलीव कि ठीक है इस ट्रांजेक्शन वगैरह का झमेला नहीं लेना। तो एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड में समझ में आता है कि ठीक है, जो अभी हम बातें कर रही हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं ले पाते, या और भी जो लिमिटेशंस हैं, कुछ लोगों को चाहिए कि भाई ठीक है आप फ्लेक्सिबल रहो और मेरे को ज़्यादा रिटर्न बना के दो, बीच की वॉलेटिलिटी मेरे को इतना मायने नहीं करती, अल्फा की वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे मेरे को चलेगी। तो हमने पीएमएस डिस्कस किया, बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड के जो बहुत अच्छे
चीज़ें हैं कि भाई पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, और जब आप रिडीम करोगे तब जाके आपको फाइनली, यू नो, दैट इज द टाइम यू शुड बी वरिंग अबाउट कि भाई मेरा कितना कैपिटल गेन टैक्स बना, कितना। तो अब ये सब के लिए अपने पास एक एआईएफ स्ट्रक्चर भी है। तो एआईएफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगेन यू गेट दी फ्लेक्सिबिलिटी एज अ फंड मैनेजर कि भाई ठीक है मैं डिविएट कर सकता हूँ। इनफैक्ट एआईएफ में समटाइम्स वी डू बाय प्री आईपीओ शेयर्स ऑल्सो, एंड जो रिसेंटली आपको लगता है लिस्टिंग होने वाली है, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एआईएफ आर क्लोज एंडेड इन नेचर, मोस्ट ऑफ देम आर इन क्लोज एंडेड इन नेचर, 3 साल 5 साल प्लस सम flexibility to extend them, so that gives the fund manager liberty to buy some of the stocks which are very good, which are very good company, but उनकी liquidity उतनी नहीं है जितनी you would want in a mutual fund space, जहाँ पे डेली पैसा आ सकता है, डेली पैसा निकल सकता है। म्यूचुअल फंड में डेली इनफ्लो आउटफ्लो आते हैं, वेयर एआईएफ में एज यू नो कि भाई 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर आ रहा है, 1,000 से ज्यादा इन्वेस्टर रख भी नहीं सकते कि एआईएफ स्कीम में, बाय द वे। तो ऐसे में क्या होता है कि फ्लोस की टेंशन इतनी कम हो जाती है एज अ फंड मैनेजर, तो यू कैन बाय सर्टेन सिक्योरिटीज विच आर वेरी गुड कंपनीज, बट लिक्विडिटी वाइज थोड़ी नीचे आती है, सेमी लिक्विड है मार्केट में, बट यू कैन बाय है बिकॉज यू नो कि आपको 3 साल तक नहीं भी बेचोगे तो चलेगा, धीरे धीरे बेच दोगे तो चलेगा, एकदम से रिडम्पशन नहीं आने वाली, जो कि म्यूचुअल फंड में चैलेंज हो सकता है। तो ये कुछ यूज केस सिनेरियो हो जाते हैं एएफ के। फिर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज आप प्ले कर सकते हो एएफ में। आप आज की डेट में, पहले क्या होता था कि डेट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था म्यूचुअल फंड में डेट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग जो बहुत कंजर्वेटिव है, डेट में ही डालना चाहते हैं, इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, बट अब वो एडवांटेज नहीं रहा है। तो और दूसरा क्या था, पहले कई लोग क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट करते थे, तो आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस एंड रेगुलेटर ने भी फिर बोला कि भाई थोड़ी लिक्विडिटी रखो, म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर के को बोला कि भाई क्रेडिट रिस्क में थोड़ी लिक्विडिटी रखो, इन द इवेंट ऑफ some crisis you should have XYZ percentage of liquidity। एंड म्यूचुअल फंड वाले ही थोड़े कंजर्वेटिव हो गए हम लोग कि भाई ठीक है क्रेडिट रिस्क में इतना ज्यादा क्योंकि ओपन एंडेड स्ट्रक्चर है एंड व्हाटएवर वी हैव सीन ओवर द लास्ट 3-4 years, तो क्रेडिट रिस्क फंड में बहुत कंजर्वेटिव हो गए, कहने के लिए क्रेडिट रिस्क फंड है, बट उस लेवल का क्रेडिट रिस्क नहीं हो पाता जो हाई यील्डिंग क्रेडिट रिस्क फंड से कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, फिर भी म्यूचुअल फंड में एक एडवांटेज था कि ठीक है ये सब करके आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज था, बट नाउ दैट हैज बीन टेकन अवे। तो काफी सारी ऐसी डेट की क्रेडिट की स्ट्रेटजी है जो एएफ के थ्रू प्ले की जा सकती है बाय अल्ट्रा एचएनआई, जहाँ पे बहुत अच्छी यील्ड मिल जाती है, और अब टैक्सेशन तो एट पार, ऑलमोस्ट एट पार के आसपास पहुंच गई है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ वरी, बिकॉज अर्लियर भी यील्ड बड़ी अच्छी मिल सकती थी एएफ के थ्रू, बट टैक्सेशन एडवांटेज था म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली, तो इट मेक्स, आई थिंक इट यूज टू मेक सेंस कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ, बट नाउ दैट इज एट पार ऑलमोस्ट, तो दैट इज ऑल्सो यूज के सिनारियो। इसी तरह से काफी सारे रियल एस्टेट फंड्स भी आ सकते हैं एआईएफ के अंदर, काफी सारे स्टार्टअप वाले भी आ सकते हैं, बट इन शॉर्ट मोटा मोटा मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एज एन एडवाइजर whatever we have discussed till now, first of all you need to be open for these strategies, क्योंकि इनका यूज के सिनारियो जो हमने डिस्कस किया। सेकेंडली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से वो इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे इनका यूज के सिनारियो बनता है, एंड सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को हमको ऑफर देना पड़ेगा। थर्ड, इवन इफ यू डोंट वांट टू ऑफर, देन आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी है कि जिन लोगों के साथ हम जो हमारे निवेशक है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स के पास, और रूल्स एकदम वाटर टाइट नहीं है कि भाई तुम भी, तुम्हारे दिमाग में जो स्मॉल कैप की डेफिनेशन है मेरे भी दिमाग में वही है, और तुम मतलब 80% स्मॉल कैप रख के भी निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो, और कि ठीक है, तो ऑल दो चैलेंजेस मेक इन्वेस्टर्स लाइफ इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ये सब डिटेल, और दे गो बाय पास रिटर्न whatever information they can gather from the internet, and they end up investing in some strategies which are very risky, where the processes are very weak, and in the event of crisis you may end up, investors may end up making huge losses to the capital। So that is also our fiduciary duty as a, तो मैं अपने पार्टनर दोस्त को बोलता हूँ कि भाई हमेशा अटेंड करो, समझो, ताकि हमारे निवेशकों को मैच कर सके। उसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता है कि एग्जाम होता है अभी, रेगुलेटर ने मैंडेटरी किया है, वो है 21A। तो वो कोशिश करिए वो एग्जाम को क्लियर करने की। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपने मन भी बना लिया है कि नहीं मैं ऑल्टरनेटिव की तरफ नहीं जाऊंगा, तब भी जो मैंने आपको रीजन दिया उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। नाउ लेट मी टेक लास्ट 5 मिनट टू शो यू कि एज एन एडवाइजर व्हाट शुड बी योर अप्रोच। तो कनक जी ने मेरे को एक और जो जॉब दी है, वो मैं वो लास्ट 5-7 मिनट लेता हूँ कि अगर मैं एक एडवाइजर हूँ, और मैंने आपको बताया कि 250 से ज़्यादा पीएमएस चलते हैं, एएफ चलते हैं 1000 से ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे भी
मैं पीएमएस हाउस जानता हूँ जहाँ पे की मैन रिस्क है, मतलब एक दो तीन लोग ही जो है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, एंड प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो ऐसे में एज एन एडवाइजर, व्हाट आर दोस क्वेश्चंस, एटलीस्ट बेयर मिनिमम, व्हाट आर दोस क्राइटेरिया, चेकलिस्ट जो आपको देखने चाहिए किसी भी पीएमएस हाउस को शॉर्टलिस्ट करने से पहले अपने निवेशकों के लिए, अगर आपने शॉर्टलिस्ट करना भी है तो। सम ऑफ द थिंग्स, लेट मी गिव यू माय फंड हाउस एग्जांपल कि हम क्या करते हैं, और जो मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप हमारा कोई भी फंड हाउस भी सिलेक्ट करने की सोचो, तो वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट टू यू, बेयर मिनिमम। So let me show you 2-3 slide. So here we are talking about White Oak. I have only 4-5 slides, and then I'll open the floor for Q&A. So White Oak Group. So if you are basically studying about White Oak, कि भाई White Oak के processes क्या हैं, तो I would highlight few things to you. Like first of all, we are like operating from last 6 years, more than 6 years now. We started this company in June 2017. So this company was started by Mr. Prashant Kinka. As of now, as we speak right now, we manage more than 61,000 crore rupees of equity. So this is important for you to understand कि हम क्या क्वांटम का पैसा मैनेज करते हैं, बिकॉज if you are selecting a fund manager just because of his past performance, but that guy is managing only 100 crore rupees from last couple of years, and that too in maybe small cap and micro cap oriented strategy, so you may get a wrong picture. Maybe he's very good, maybe even after being very good he is unable to collect money, that can happen. So EUM should not be the sole criteria, but these are few things. This should generate some question mark in your mind that AUM कितना है, इतना कम क्यों है, and then maybe at the last stage you come to a conclusion भाई सब कुछ अच्छा है, ठीक है, AUM अभी कम है, आगे जाके बढ़ जाएगा, I still want to go ahead with, but these are few things you can keep in mind. So we have more than 6.5 years of track record as we speak right now, and we manage more than 61,000 rupees of equity. We have offices in India, Dubai, Singapore, Mauritius, Switzerland, UK, Spain. So our company White Oak was started by Mr. Prashant Khemka. So before starting White Oak in 2017, for 17 years, Prashant was associated with Goldman Sachs. And in fact, in his last assignment, he was the CIO and lead portfolio manager for Goldman Sachs India and Global Emerging Market Strategy. And whatever strategies he used to manage, all those strategies was rated, ranked very well. And he has extensive experience in India and global emerging market and US equity, managing US equity. So as I told you that while we manage 61,000 rupees of equity, about 42,000 rupees we manage for offshore investors. आपको जान के खुशी होगी, White Oak is one of the largest FPI for India. We have brought in some $5 billion over the last 6 years from foreign investors and invested in Indian equity market. So that should give you some confidence. And in fact, many of the institutions have given us money to manage and actively invest in equity market. That should again give you far more higher confidence. Within domestic market also, we manage more than 20,000 crore rupees as we speak right now, out of which about 13,000 crore rupees we manage via PMS, AIF, discretionary PMS and AIF actively. And we are now, I think we are the fifth largest PMS house within the last 5 years in India. And now we have started our mutual fund business also. The very important slide I just wanted to highlight to you, and for you as an advisor, it is very important that you give a lot of importance to the processes and the people behind it. You would be glad to know that, I mean, we have one of the largest investment team in India. So this is our group level team structure. So you will find that White Oak has one of the largest investment team. If you compare our investment team size with anybody in India, be it on the mutual fund side, people who are managing on the PMS side, we have one of the largest team. It is a 45-member team, out of which few people, I mean, people in AMC business and LLP business, PMS business are sitting in India, and then there is a global emerging market team. And each of the sectors, while this is a very small slide, I mean, text is very small for you to, you know, absorb it, but you get the sense that each of the sector is being tracked by many people. So it is not a one-man show that only one or two people are running the show. We have a process. Everything is documented, and we follow this process that we have team of sector expert, we have team within team, each of the sector is being tracked by many analysts. We have stock picking process to value a particular stock. In our style we call it OpCo Finco analytical framework. We totally focus on bottom up strategies. We try to create a balanced portfolio, which means our portfolios are balanced of various sectors. Like you'll find that many good fund managers, they classify themselves as a value investors, and many good fund managers, they classify themselves as a growth fund manager. And the challenge of
having a very style bias approach can be that there was years like 2018, 19, 20, 2018, 19, 20 में वैल्यू स्टाइल बिल्कुल बॉटम पे था, ग्रोथ टॉप पे था. 21, 22, 23 में वैल्यू टॉप पे है, ग्रोथ बॉटम पे है. तो इट बिकम वेरी चैलेंजिंग टू एड्रेस क्वेरीज टू इन्वेस्टर्स कि भाई इतना खराब क्यों कर रहा है, 2 साल 3 साल हो गए. हमारा जो स्टाइल है, हमारा ब्लेंड स्टाइल है. हम वैल्यू भी लेते हैं, ग्रोथ भी लेते हैं, सिक्लिकल सेक्टर्स भी लेते हैं, डिफेंसिव भी लेते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप भी लेते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी लेते हैं, डोमेस्टिक भी लेते हैं. इससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी बेटर हो जाती है. तो हमारे खराब साल में भी ऐसा नहीं होता हम बिल्कुल बॉटम पे हो. तो ओवर द टाइम अगर आपकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटीज अच्छी है, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं बॉटम स्टॉक पिकिंग पे, तो वी एंड अप जनरेटिंग लॉट ऑफ अल्फा फॉर आवर इन्वेस्टर. तो ब्रॉडली बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा है टू सम अप बिफोर आई टेक ऑल योर क्वेश्चंस. मैंने आपको बस एक झलकी दिखाई है 5 मिनट की, बट ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं इस तरह के जिसको आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से समझ सकते हैं, उनके प्रोसेस से समझ सकते हैं और फिर कंक्लूड कर सकते हैं. दीज आर द 3 पीपल आई वांट टू वर्क विद, एंड दीज आर द ओनली 3 पीपल जिनकी स्ट्रेटजी मुझको समझ में आती है, जो अपने क्लाइंट्स को मैं देना चाहता हूँ. कौन से पीएमएस देना है या म्यूचुअल फंड देना है या एआईएफ देना है, वो डिपेंड करेगा जो चीजें हमने डिस्कस की क्लाइंट की प्रोफाइल. तो लेट मी टेक अ पॉज हियर, and if now you have any question, I would be more than happy to address. Nishant, you have any question, or else I can try take some questions from the chat box. Thank you, Manoj ji. Anybody has any questions right now, they can type it off or directly unmute themselves and ask. So I think somebody has asked this question, how do we compare between different PMSs? तो देखिए क्या होता है, दो चीजें हैं. पहला तो देयर कपल ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसे कल विकास जी भी आए थे, मतलब लास्ट वीक विकास जी भी आए थे, उनका भी एक प्लेटफॉर्म है. कपल ऑफ गुड प्लेटफॉर्म जो एग्रीगेटर्स हैं, मतलब डेटा एग्रीगेट करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में. वो हम सब लोगों के लिए बहुत मेहनत करके डेटा एक जगह पे लेके आते हैं, सभी पीएमएस का, एआईएफ का, उनकी परफॉर्मेंस का, उनका वो कंसिस्टेंट बेसिस पे वो सेमिनार्स कराते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम सब लोग अटेंड कर सकते हैं. मंथली बेसिस पे वो न्यूज़ लेटर देते हैं जहाँ पे कंपेरिजन होता है. हैविंग सेड दैट, ये तो एक तरीका हो गया जिससे मोटा मोटा काम चल सकता है. लेकिन जैसे मैंने बताया कि दो मल्टी कैप स्ट्रेटेजीज बहुत अलग तरह से ऑपरेट कर सकते हैं पीएमएस के यूनिवर्स में. म्यूचुअल फंड में हम जाते हैं, जैसे मल्टी कैप का मतलब है भाई 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, रिमेनिंग 25% कैन बी एनीथिंग, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री. बट पीएमएस कंटेक्स में मल्टी कैप का ऐसा कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है. तो एक मैं फंड मैनेजर हो सकता हूँ जो शायद 70-80% स्मॉल एंड मिड कैप चला के भी मल्टी कैप बोल रहा हूँ. दूसरा फंड मैनेजर हो सकता है जो 60% लार्ज कैप रख के भी उसको मल्टी कैप बोल रहा हूँ. तो अभी क्या होगा इन अ ईयर लाइक दिस, जहाँ स्मॉल एंड मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, a guy who has a tilt towards small and mid cap will do very well. In a year like let's say 2018, वो पहले वाला जिसने 60% लार्ज कैप रखा उसका अच्छा, बहुत अच्छा दिखेगा. तो कहने का मतलब ये है कि via these platform you will get a broad idea, बट आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी वेबसाइट पे जाके, रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्ट, उनके सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, उनके कॉन्टेक्ट पर्सन से कॉन्टेक्ट करके समझना पड़ेगा भाई तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तुम्हारी फिलोसफी क्या है, यूजुअली तुम्हारे सॉफ्ट मैंडेट क्या है, टिपिकली किस रेंज में तुम्हारा यूनिवर्स क्या है. ये सब काम जो कि बहुत मुश्किल काम है, तो मेरा पूरी सिंपैथी है आपके साथ. मुश्किल काम है, डिटेल काम है, लेकिन करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स के लिए. आई होप दारोवाला जी मैंने आपका क्वेश्चन एड्रेस किया, अदरवाइज यू कैन आस्क वंस अगेन इफ आई मिस्ड आउट एनीथिंग. Sir, which are the websites where we can go and research? सर देयर कपल ऑफ वेबसाइट्स हैं सर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं. जैसे पीएमएस बाजार नाम से भी एक वेबसाइट है, एआईएफ पीएमएस वर्ल्ड करके एक वेबसाइट है. आप देखिए लास्ट वीक पे विकास जी भी आए थे, उन्होंने भी हाईलाइट किया था कि डेटा दिखाते. तो 2-3 वेबसाइट है सर, इनमें से आप किसी पे भी जाके आप इनफैक्ट आज ही ट्राई कर सकते हैं, जो एग्रीगेट लेवल पे इंडस्ट्री का डेटा देते हैं. Thank you, sir. Sure. Nishan, just let me know if there are more questions for me. Anybody else has any questions? So, Mr. Narayan,
has asked that are PMS taxed at higher level than MF taxation point of view? So see, there are two aspects of it. In mutual fund, also the short-term capital gain tax. Let's say we are talking about pure equity mutual fund. Short-term capital gain tax before 1 year is 15%, and after 1 year is, let's say, 10%. In PMS also it is the same, but the only difference is, let's say you invest 1 crore rupees today in mutual fund, and you redeem after 2 years. Whatever gain you will make, let's say you make some gain, and whatever gain you make, on that entire gain, you have to pay long-term capital gain tax, which is 10%. In case of mutual fund, in the case of PMS, because you are not allotted units, you are allotted shares, stocks in your demat account. So whenever there is a sale purchase in between the year, so some of the portfolio will get churned, some of the stocks will get sold within a year itself, and if at all in those stocks collectively there is some profit, so on that profit you have to pay 15% tax. So so in this aspect, mutual funds are slightly more superior, because whatever transactions happening within the years are also getting taxed at the time investors are withdrawing money, and if they are withdrawing money after 1 year, the entire gain will be taxed at the long-term capital gain taxation. But if you do the calculation that what percentage of the portfolio is getting traded within a year, and out of that portfolio, how much portfolio is making gain, how much portfolio is making loss, and if at all there is a net gain, we will always hope that there should be net gain. So how much extra tax I am paying? So that amount is minuscule, but still there is difference. So purely based on this parameter, I think mutual funds score better than PMS. So Nishant, I think most of the questions are now addressed. Some of the questions are similar. So I think we can, if you have any question, otherwise we can wrap up the session. Yeah. Anyone else has any questions? We'll wrap up the session if not. I think not. So thank you, Manojji, for this beautiful session and enlightening session. Right. Thank you so much, Nishant. Sir, one question. If the PMS management charges are there, then how is it? मतलब टैक्स में उसका बेनिफिट मिलता है क्या कि नहीं भैया सर, चार्जेस हम लोगों ने पे कर दिया तो दैट मच टैक्स वी कैन डिडक्ट? नहीं सर, मेरी नॉलेज में नहीं मिलता. बाकी आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट. इट इज बेटर यू आस्क ये, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं मिलता. क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक एनएवी आती है, तो every charges, everything is incorporated in that NAV, and investor has to calculate NAV to NAV. So from that perspective, let me accept this fact that from the operational perspective and the tax efficiency perspective, mutual funds are slightly better than PMS. That's it. Thank you so much. If you at all you have further question, maybe in some later session we can discuss once again. Thank you so much. Thank you.